हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 9th का, और जो बुक है आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं आपको। ठीक है, और आज क्या स्टार्ट करना है? लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। तो ये लेक्चर 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं। जहां से हमने खत्म किया था उसी के आगे जो है कंटिन्यू हम लोग करते हैं लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 3 में देखिए क्या है। ठीक है, पॉइंट देखिए क्या है इसमें। जो हेडिंग है वह कह रहा है कि एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक ए लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स। ठीक है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट फॉर्म नॉमिनेशन करते हैं, समझ रहे हो? नॉमिनेशन फॉर्म जब भरते हैं, उस नॉमिनेशन फॉर्म में कुछ पॉइंट हैं जिसको कि मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। होता क्या है कि जो कैंडिडेट होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वह जो है एक फॉर्म भरता है। जैसे कि आप लोग एडमिशन के लिए स्कूल में आते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं ना, स्कूल में फॉर्म भरते हैं ना, तो उसी तरह से उस कैंडिडेट को, जो किसी भी पार्टी का है या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, एक फॉर्म भरना होता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें तमाम तरह की जानकारियों को फिलअप करना होता है। जैसे अपना नाम लिखेगा, फादर नेम, अपना एज लिखेगा, ऑक्यूपेशन लिखेगा, है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, तमाम इंफॉर्मेशन जैसा कि है वो अपना पूरा देगा। ठीक है, लेकिन कुछ ये जो 3 पॉइंट है वह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसको कि फिल करना जो है वह बहुत जरूरी होता है, और इस सेंस में फिल करना जरूरी होता है कि हमारे काम का भी है। क्या होता है उससे हमारे काम का? वह देखिए, पहला जो डिटेल उसको भरना होता है, उसे अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना होता है। ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म, जैसे नॉमिनेशन फॉर्म है, ठीक है, तो नॉमिनेशन फॉर्म है तो इसमें तमाम डिटेल लिखेंगे। तो डिटेल में इसमें क्या उसको भरना होगा? अपना जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होगा, कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, एमपी का चाहे एमएलए का, वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, अच्छा, ये सारे कैंडिडेट को भरना होता है। तो उससे क्या होता है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है, तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट भरता है उसे पब्लिक कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? न्यूज चैनल्स के द्वारा, न्यूज पेपर्स के द्वारा उस व्यक्ति का डिटेल जो है, ये तीनों डिटेल जो है वह पब्लिक कर देता है। तो हम अखबार में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह कैंडिडेट, यह कैंडिडेट, यह कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कितना पढ़ा लिखा है। कोई 10th पास है कि 12th है, कोई जो है पीएचडी किया हुआ है, कि कोई इलिटरेट है, समझ रहे हो? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमें पता चल जाता है कि कौन कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है। उससे होता क्या है, और बाकी चीजों को देख लीजिए। दूसरा क्या उसे भरना होता है? डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज आर हर फैमिली। जो कैंडिडेट है उसका और उसके फैमिली का एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब टोटल प्रॉपर्टी। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टी की उसके पास कितने करोड़ रुपए, कितने लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, जमीन कितना है, मकान कितना, उसकी वैल्यू कितनी है, या कैश उसके पास कितना है, बैंक में कितना डिपॉजिट है, जो ऑर्नामेंट हैं गोल्ड या सिल्वर के वह कितने हैं, उसकी वैल्यू कितने रुपए की है। तो टोटल डिटेल पूरा भरना होता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई कैंडिडेट जो है उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, और उसकी नहीं, उसकी और विथ फैमिली की। ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं मेरे नाम पर कुछ नहीं है, फैमिली के नाम पर है, तो पता चला कि मेरा भाई तो 0 है, लेकिन फैमिली क्या है? अरबों खरबों की संपत्ति है। तो अपना और अपनी फैमिली का पूरा डिटेल जो है यह नॉमिनेशन फॉर्म पे भरना होता है। अब तीसरा चीज क्या है? तीसरा क्या फिल करना होता है कि जो कैंडिडेट है उसके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है, जो पेंडिंग है, पेंडिंग का मतलब समझो, मतलब उसमें पनिशमेंट नहीं हुआ है। बताया था मैंने कि अगर पनिशमेंट हो जाता है तब तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हो, तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग मतलब केस जो है वह कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। ठीक है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, केस चल रहा है ना। सर अगर कैंडिडेट एजुकेशन बता रहा हूं अभी, ठीक है, पेंडिंग केसेस कितने हैं? ठीक है,
कहाँ है, ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका कि पता चलता है कि अलग अलग स्टेट में केसेस चल रहे हैं, एक से अधिक है, 10 20 25 50 केसेस चल रहे हैं। तो जितने भी केसेस चल रहे हैं, अगर मान लो 25 केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल केसेस, तो 25 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो उनका पूरा डिटेल कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, क्या क्या उसका सिचुएशन है, पनिशमेंट तो नहीं हुआ है, ये पूरा डिटेल जो है कैंडिडेट को नॉमिनेशन फॉर्म में भरना होता है, ये 3 चीज़ों का। ठीक है, अब आते हैं कि इससे जो वोटर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भरते हैं, ये डिटेल अपना तीनों पॉइंट भरते हैं नॉमिनेशन फॉर्म में कैंडिडेट, और वह हमें पता चलता है, पब्लिक जो है, जो वोटर है, उसे पता चल जाता है इन तीनों के बारे में। ये सीक्रेट नहीं है, ओपन है। ठीक है, और पब्लिक को पता चलता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कैंडिडेट एजुकेटेड नहीं हो तब, और सत्यप्रकाश यादव क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट क्या होता है? कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है, एमपी एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। जैसे आपके कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होता है तो कोई चुनाव लड़ता है ना, जिससे कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट तो एक ही होता है, बट इलेक्शन में इलेक्शन कंपटीशन में होते कितने हैं? 10 15 20 लोग चुनाव लड़ते हैं ना, चाहे वह विधायक का हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं ना, उन्हीं को हम कैंडिडेट कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो वो अपना डिटेल जो है यहाँ पे भरते हैं। देखिए, जो ये करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना है भरना है। हमारे देश में किसी भी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना मस्ट नहीं है। वह कितना पढ़ा है इससे कोई मतलब नहीं। अगर वह इलिटरेट है तब भी चुनाव लड़ सकता है, हायर एजुकेटेड है तब भी लड़ सकता है, क्लास 5 तक, क्लास 9 तक, 10 तक जितना पढ़ा वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वह मस्ट नहीं है कि इतना होना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसे कि है कि कैंडिडेट क्या इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज जो है वह 25, ये लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, ये सब है। बट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का होना कोई जरूरी नहीं है। अगर वह इलिटरेट है, अंगूठा छाप है, तब भी जो है वह चुनाव लड़ सकता है। अगर वह जीत गया तो वह एमपी एमएलए बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। समझ रहे हो? लेकिन फिर क्यों यह लिखना जरूरी होता है? सारे कैंडिडेट का नॉमिनेशन फॉर्म में एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना क्यों जरूरी होता है? वह हमारे लिए, हम एज ए वोटर, जो वोटर हैं उस कंस्टिट्यूंसी के, तो मान लीजिए कि 10 कैंडिडेट हैं, तो 10 कैंडिडेट में पता चला कि 4 लोग इलिटरेट हैं, 4 लोग 10 पास हैं और 2 लोग हायर एजुकेशन हैं, एक उससे भी अधिक एजुकेटेड है ना, अच्छा खासा एजुकेटेड है। तो अब ये हमारा डिसीजन होगा कि भाई हम अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे इलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो हमारा डिसीजन होगा। क्या हुआ कि वो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह कैंडिडेट जितने हैं उनका बता दिया गया, वो एज ए वोटर हमें पता चल गया। अभी हमारा डिसीजन होगा कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे इलेक्ट कर रहे हैं। क्या एक इलिटरेट को, उस 10 15 20 कैंडिडेट जो हैं उसमें हो सकता है कुछ इलिटरेट हो, कुछ 5 तक पढ़े हो, कुछ 10 तक पढ़े हो, कुछ ग्रेजुएट हो, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ इंजीनियर हो, कुछ डॉक्टर हो, है ना, कुछ पीएचडी किए हो, है ना। तो ये हमारा डिसीजन होगा कि हम किसे इलेक्ट कर रहे हैं। तो पता तो चलना चाहिए ना कि भाई हम जिसे इलेक्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर रहे हैं, वो पढ़ा लिखा कितना है, हमारा अधिकार होना चाहिए जानना ना, तभी तो हम उसे चुनेंगे। तो इसलिए जो है यह एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दूसरे, उसकी प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी से क्या हम पता कर पाते हैं? जो कैंडिडेट है वो अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी और अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करता है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इससे भी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई वह व्यक्ति जो है उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है, तो कहाँ से आई है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। कहाँ से आई है सेंस का मतलब, अगर वह कैंडिडेट कहे कि भाई हम जो है किसान हैं, ठीक है, तो भाई किसान है तो किसान की प्रॉपर्टी कितनी हो सकती है, तो अपना खेत वगैरह दिखाएगा ना कि भाई इतनी हमारा खेत है, इतना ज़मीन है, वो भी तो इसमें दिखाएगा। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं, अच्छा किसान है, इतना खेत है, तो इतना इसका साल भर में मान लो कि 10 लाख रुपया का इनकम हो रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि साल भर में 10 लाख रुपए का इनकम हो रहा है। लेकिन अगर टोटल प्रॉपर्टी वह दिखा रहा है कि नहीं 10 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे भाई जब साल भर में 10 लाख रुपए की इनकम हो रही है, उसमें से भी खर्च कर रहा है, बचेगा कितना, तो ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना लिया? तो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि बेईमानी हो रहा है, करप्शन हो रहा है ही, ठीक है।
हाँ, वही श्रेया कौन पूछ रहा है, श्रेया पंडित। तो सर कैंडिडेट की प्रॉपर्टी जान के क्या करना है? अरे वही बता रहे हैं ना, प्रॉपर्टी जान के हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भाई वह ईमानदार कितना हो सकता है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज है कि भाई वो ऑनेस्ट है या करप्ट है कैंडिडेट। जाहिर सी बात है ना, अगर कोई यह बताए कि नहीं भाई हम जो है हमारा एक छोटा सा दुकान है, कोई कैंडिडेट है वो कहे कि छोटा सा मेरा दुकान है, दुकान देखते हैं लेकिन हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, तो ठीक है अपनी प्रॉपर्टी बताइए। तो प्रॉपर्टी जब बताने लगा पूरा तो पता चला कि दिखाया 50 करोड़ रुपए। तब भाई जब छोटी सी एक दुकान आप बता रहे हो कि नहीं हम एक शॉपकीपर हैं, छोटे से दुकान के शॉपकीपर हैं, वो बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी कितना 50 करोड़, तो कहाँ से आया? कहाँ से आया? तो करप्शन से आया होगा भाई, है कि नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो है प्रॉपर्टी जान करके और हमें अनुमान लगा सकते हैं एज ए वोटर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें गलत नहीं लिख सकते हो, है ना, कि आप गलत लिख दें कि नहीं हमारे पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और झूठ का, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता चला कोई कैंडिडेट जो इलिटरेट है लेकिन इसके नॉमिनेशन फॉर्म जब भरने लगा तो नॉमिनेशन फॉर्म में दिखा रहा है कि नहीं हम ग्रेजुएट हैं, मतलब झूठ मूठ का। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि इस सब पूरा चेक होता है। इलेक्शन कमीशन जो है, जो आप जानकारी दिए हैं उसको पूरा चेक करता है। चेक करने पे अगर आप पाए गए कि नहीं आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया है तो आपका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। या चुनाव लड़ लिए हैं, जीत भी गए हैं, तब भी वो कैंसिल कर दिया जाता है। और झूठा इंफॉर्मेशन देने के एवज में उस कैंडिडेट के ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। ठीक है, तो वही तो बता रहा हूं खुशबू। सर अगर कैंडिडेट गलत लिख दे, कुछ गलत कैसे लिखेगा? गलत लिख देगा तो पूरा चेक होता है। इलेक्शन कमीशन किस लिए है? पूरा इंक्वायरी करता है डिटेल कि सही इंफॉर्मेशन है कि गलत है। सही है तो तब तो ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन दिया, गलत लिखा हुआ है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, देन उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है ना। तो इसलिए ये अगर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाहते हैं सीरियसलेस, तो ये जो है नॉमिनेशन फॉर्म में गलत नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इलेक्शन कमीशन जो है डिटेल इंक्वायरी करता है कि जो नॉमिनेशन फॉर्म में भरे हैं वह सही इंफॉर्मेशन है या गलत है। सीरियस क्रिमिनल केस जितना पेंडिंग है, क्रिमिनल केस पता चला कि नॉमिनेशन फॉर्म में एक कैंडिडेट है वह लिखा कि कितने क्रिमिनल केस हैं, तो एक कैंडिडेट कहेगा कि 0 है, एक कैंडिडेट कहेगा कि 10 है, एक कहेगा कि 15 है, एक कहेगा कि 20 है ना। मतलब कि एक कहेगा कि 0 है का मतलब इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, एक कह रहा है कि नहीं 20 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। तो भाई यह क्रिमिनल, जैसे एज ए वोटर हम लोग करें कि हम लोग एज ए वोटर हम किसे इलेक्ट करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्या हम इससे इलेक्ट करेंगे या इसको इलेक्ट करेंगे। हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर हम देखें तो एज ए वोटर हम किसे इलेक्ट करेंगे? क्या एक इलिटरेट पर्सन को इलेक्ट करेंगे या जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है उसको इलेक्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, रिप्रेजेंटेटिव है वह एमपी एमएलए होगा, ठीक है, एमपी एमएलए होगा तो एजुकेटेड तो होना चाहिए ना, कि अंगूठा छाप जाकर के क्या करेगा, समझ रहे हो। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पे हम अपना चॉइस इलेक्ट कर सकते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटी जो है, जो प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी में भाई वह ईमानदार है कि करप्ट है, कहाँ से इतनी प्रॉपर्टी बना लिया है बताओ। अब कोई कहे कि नहीं हम 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, हमारी इनकम 10,000 रुपया ही है, ये बता रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी जब पता चला तो पता चला 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। कैसे हो जाएगा? पॉसिबल है? नहीं है। मतलब आपने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाया है लेकिन आप एक छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने करप्शन करके इतनी प्रॉपर्टी बनाई है, बेईमानी करके या जिस भी तरीके से आपने प्रॉपर्टी बनाई है। तो एक बेईमान को भी हम अपना जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि एक्चुअल में वह कैंडिडेट जो है क्या करता है, कौन सा बिजनेस, कौन सा जॉब करता है, उसकी जो है इनकम कितनी है, और जो प्रॉपर्टी शो करा वह क्या मैच कर रहा है उससे। कोई कहे किसान है, पता चला प्रॉपर्टी 500 करोड़ रुपए की बना रखे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो इससे जो है हमें करप्ट और हॉनेस्ट पर्सन की जानकारी मिलती है। तीसरा, इससे कौन क्रिमिनल है, कौन जो है क्रिमिनल नहीं है। तो क्या हम अपने देश को चलाने के लिए किसी क्रिमिनल को इलेक्ट करेंगे? तो हम कहेंगे, जाहिर सी बात है, हम कहेंगे कि नहीं। सर स्टॉक मार्केट से बना क्या? यहाँ स्टॉक मार्केट कहाँ से आ गया भाई?
ये सर स्टॉक मार्केट से बना सकता, ये स्टॉक मार्केट से बना सकता है, अच्छा समझ रहे, स्टॉक मार्केट से, ठीक है। कम केसेस हैं, प्रॉपर्टी दिखाना होगा, बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसे हमें पता तो चले ना, ये स्टॉक मार्केट से बना सकता है, तो अभी तो ये सब बहुत अलग की चीज़ें आप बात कर रहे हैं, बट ऐसा हम सबके साथ, सारे कैंडिडेट के साथ नहीं होता है। और अगर बना भी सकता है तो ठीक है, बना सकता है, हमें जानकारी तो होना चाहिए ना। हम ध्यान दो, हम जब दुकान पर जाते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं, बिस्किट खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम उसमें चॉइस करते हैं, ऐसा नहीं आंख बंद करके लेकर चले आते हैं। हम चॉइस कपड़े खरीदने में करते हैं कि कपड़े की क्वालिटी क्या है, वह कैसा है, और जैसा है क्या उसकी प्राइस उसके लायक है कि नहीं है। पता चला कि प्राइस जो है, कपड़ा आपने देखा चॉइस में 10 कपड़े आपने देखे, पता चला पहला कपड़ा जो है वह क्या है कि वह बिल्कुल खराब टाइप से है ना, बिल्कुल खराब टाइप से है, लेकिन 2000 रुपये उसकी कीमत है, तो आप क्या उसे चॉइस करोगे? नहीं करोगे। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा देखोगे, पता चला कि एक देखा तो आपने कहा आपको ठीक ठाक लगा, आपको कलर अच्छा लगा, आपकी फिटिंग का है, उसके कपड़े अच्छा है, पहनने में आरामदायक है, और उसकी कीमत 1000 रुपये है, तो सब कुछ सही है, तो आप उसे न चूज करोगे, उसे नहीं इलेक्ट करोगे। जब कपड़े खरीदने में हम इतना सब कुछ करते हैं, दुकान पर जाते हैं, हम बिस्किट खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं खाने के लिए, तो उसमें भी चॉइस करते हैं कौन सा बिस्किट अच्छा है, हमें अच्छा लगेगा, कौन सा हमारे बजट में आ रहा है वो हम खरीदेंगे। तो जब वहां पे हम लोग करते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो मोल भाव भी करते हैं, और कौन सी सब्जी अच्छी है खराब है वह खरीदते, अच्छी वाली खरीदते, सड़ी हुई थोड़ा ना ले आते हैं। तो यहाँ पे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं जो देश को चलाएंगे। तो जो देश को चलाएगा तो वह क्या अनपढ़ होना चाहिए? क्या वह जो है करप्ट होना चाहिए? क्या वह क्रिमिनल होना चाहिए? नहीं। तो हमें अधिकार है जानने का कि जिसे हम इलेक्ट कर रहे हैं वह कैसा है, तो ये हमारा राइट है, हमें जानना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी हमें लगता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, इलेक्शन कंपेनिंग। इलेक्शन कंपेनिंग मतलब इलेक्शन, चुनाव में प्रचार प्रसार, तमाम आप देखे होंगे, विधानसभा के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, बहुत सारे जो है मिनिस्टर्स से लेकर के बड़े बड़े नेता जो है वो सब जो है प्रचार प्रसार करते हैं, है ना, अपने चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं। तो वही जो है इलेक्शन कंपेनिंग है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ठीक है, पहला, इलेक्शन कंपेनिंग मीन्स, इलेक्शन कंपेनिंग का मतलब क्या हुआ? द प्रमोशन। किसका प्रमोशन? प्रमोशन को यहाँ प्रोपगेंडा है, बता देते हैं इसका मीनिंग क्या होगा कि प्रमोशन ऑफ द पॉलिसी, ऑफर्स एंड प्रोमिसेस दैट द कैंडिडेट मेक टू वोटर्स टू फुलफिल इफ दे आर इलेक्टेड। यह इलेक्शन कंपेनिंग का मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन कंपेनिंग का मतलब चुनाव प्रचार में प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन मतलब अपना प्रोपगेंडा चलाते हैं। प्रोपगेंडा मतलब कि अपना जो यहाँ प्रमोशन या प्रोपगेंडा का मतलब यहाँ पे यह कि उनकी जो कैंडिडेट जो है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा वह, या जिस पार्टी से वह है, जैसे पार्टी में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता, तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, उनके कैंडिडेट क्या चुनाव प्रचार में करते हैं? अपनी पॉलिसी बताते हैं कि हमारी पॉलिसी क्या है, हम क्या आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वह कैंडिडेट क्या प्रॉमिस कर रहा है कि वह सब जो हमें वोटर इलेक्ट करेंगे तो हम फुलफिल करेंगे यदि वे जीत जाते हैं। तो कैंडिडेट क्या कहता है इलेक्शन कंपेनिंग में, क्या कहता है, अपना प्रोपगेंडा चलाता है। उसमें वह क्या कहता है वोटर्स से क्या कहता है कि यदि हम जीत जाएंगे तो यह सब करेंगे। क्या करेगा? तो अपनी पॉलिसी बताएगी, हमारी पॉलिसी क्या है, जीतने के बाद हम क्या करने वाले हैं, क्या ऑफर्स है, हम ऑफर क्या दे रहे हैं, प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस क्या कर रहे हैं। जैसे ऑफर में कि हम जीत जाएंगे तो सभी लड़कियों को साइकिल देंगे, जितने ग्रेजुएट हैं उनको लैपटॉप देंगे, यह ऑफर हो गया, सुना होगा आपने, है ना। प्रॉमिस में क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस तमाम तरह के प्रॉमिस करेंगे कि जो है यह सस्ता कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, है ना, सुना होगा आपने। पॉलिसी अपनी बताते हैं, पॉलिसी इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी, देश के अंदर और देश के बाहर का, कि देश के बाहर मतलब कि फॉरेन के साथ हमारी पॉलिसी क्या होगी, देश के अंदर जो है
जो देश के अंदर जो है तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने की हमारी पॉलिसी क्या हो, चाहे वह किसानों का प्रॉब्लम हो, अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी की समस्या हो, तो उसको दूर करने की पॉलिसी क्या है। तो तमाम तरह के वादे जो हैं, वोटर्स क्या होता है, वोटर्स यार सत्य प्रकाश यादव, वोटर्स हम लोग हैं, आप हो, आप अभी नहीं हो, आप हो जाओगे जब आपका एज 18 या 18 प्लस हो जाएगा, 18 या 18 प्लस हो जाएगा तो आप एज ए वोटर हो जाओगे। तो पढ़ा चुके, पहला दूसरा लेक्चर या इसके पहले चैप्टर आप लग रहा है सत्य प्रकाश यादव जी पढ़े नहीं हो, नहीं तो वोटर्स क्या होता है आपको नहीं, आप नहीं पूछते। फिर थोड़ा सा सोशल बनिए, सोशल मतलब समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्शन वगैरह होते हैं, क्लास 9th में आए अब तो पता होना चाहिए। हाँ, हर्षित कुमार सिंह क्या पूछ रहे हैं, सर होता तो नहीं है यार, होता है कि नहीं होता है वो सेकेंडरी चीज है, प्रॉमिस करते हैं ना, वादे तो करते हैं, जब पूरा ही कर देंगे तब फिर तो देश सुधर जाता ना, पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, आप ही लोग हैं, हम ही हैं। आप लोग कहते हैं सर हम जो है 95% ले आएंगे, हम कहेंगे बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, हाँ सर 95% लाएंगे बोर्ड के एग्जाम में, तो लाते तो सब लोग नहीं है ना, समझ रहे हो ना। तो नेता लोग भी ऐसे ही होते हैं, प्रॉमिस करते हैं, जीतने के बाद करते नहीं है, कुछ होते हैं करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं नहीं करते हैं, और कुछ क्या मतलब ज़्यादातर होते हैं कि आप नहीं करते हैं। नहीं करने का सेंस ये भी होता है ना कि वो करना चाहते हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन जो होता है वह बहुत अधिक होता है, हम चाहते हैं कि वो चीज़, हर चीज़ हम चाहते हैं, इंडिविजुअली चाहते हैं कि हाँ जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वह यह करे। आपका आप जैसे आप क्या करेंगे, आप जैसे है तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट क्या कर दे, गवर्नमेंट जो है सिलेबस रिड्यूस कर दे, है ना, इस साल तो की है कोरोना की वजह से, कहेंगे अगले साल का भी रिड्यूस कर दे, 50% रिड्यूस कर दे। आप कहेंगे पेपर आसान बनाए, तो आपका एक्सपेक्टेशन यह है। किसान है उसका एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से और कुछ अलग है, जो मजदूर वर्ग है उसका एक्सपेक्टेशन कुछ और है, जो आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले हैं उनका एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से कुछ और होगा, जो गवर्नमेंट जॉब में है उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और होगा, रेलवे डिपार्टमेंट वालों का एक्सपेक्टेशन जो है वह गवर्नमेंट से कुछ और होगा, सबका अपना अलग अलग है, एक एक लोग का अलग अलग होगा, समझ रहे हो ना। जिसे पिज्जा खाना पसंद है वो कहेगा पिज्जा जो है 10 रुपये मिले, है ना, तो हम रोज खाएंगे, तो उसका एक्सपेक्टेशन यह हो जाएगा कि नहीं गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी ले आए, ऐसा कोई नियम बना दे कि पिज्जा 10 रुपये में मिले, मैं डेली खाऊंगा, तो आपका इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन हो गया 10 रुपये में पिज्जा मिले, आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करेंगे। ऐसे सबका अपना है, गवर्नमेंट किसका किसका कितना कितना करेगी, पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े देश में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। हाँ ये है कि गवर्नमेंट जो होती है, जब एक कैंडिडेट, देखो जो कैंडिडेट है पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट, वो जीतते हैं, गवर्नमेंट वही बनाते हैं, ठीक है, चाहे स्टेट में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट बनाते, वह कोशिश करते हैं कि इंडिविजुअली तो नहीं लेकिन सोसाइटी में एक कॉमन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए जिससे मैक्सिमम लोगों को फायदा। जैसे गवर्नमेंट है सड़क बनाती है ना, तो सड़क बना रही है, पुल बना रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए काम कर रही है, किसानों को एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए काम, तो करने को कर रही है, लेकिन एक एक की आप एक एक इंडिविजुअल सोचे कि हमारे एक्सपेक्टेशन को पूरा कर दे, चुनाव जीत गए तो यह कर दे, वह कर दे, वह कर दे, तो पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअली, है ना। ठीक है, दूसरी चीज, इन दिस वे वोटर्स कैन डिसाइड द कैंडिडेट टू वोट फॉर, दे वोट फॉर द कैंडिडेट हुज पॉलिसीज दे लाइक। अब देखिए, अपने जो कैंडिडेट है वह इलेक्शन कैंपेनिंग में अपनी पॉलिसी बताएगा, ऑफर बताएगा, प्रॉमिसेस बताएगा, सब बताएगा, ठीक है, सब कुछ बताएगा कि हम एक जीतने के बाद यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, तमाम मतलब जो नहीं भी कर सकते हैं वो भी वादा कर देते हैं, है ना, समझ रहे हो ना, जो नहीं कर सकते हैं वो भी वादा कर देते हैं। तो मान लो कि 20 वादा कर दिए कि जीतने के बाद यह करेंगे, 20 प्रॉमिसेस कर दिए, अब 20 में से कुछ तो करेंगे ही, ऐसा नहीं कि जीरो, 20 में से 10 अगर पूरा कर दिए तो मान लो कि 10 कर दिए तो बहुत बड़ी बात है, तो 20 प्रॉमिस किए हैं तो 10 पूरा कर दिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉमिस या करते हैं, कैंडिडेट करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो एज ए वोटर हम लोग जो देश के लोग हैं जो उन्हें इलेक्ट करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि कौन क्या ऑफर कर रहा है, किसकी क्या पॉलिसी है, किस पॉलिटिकल पार्टी की या कैंडिडेट की क्या पॉलिसी, जिसका बेस्ट लगेगा, समझ रहे हो, जिसकी पॉलिसी, जिसका ऑफर जो है, जिसके प्रॉमिसेस बेस्ट लगेंगे,
ठीक है, हम जिसे पसंद, जिसका पॉलिसी पसंद करेंगे, जिसके प्रॉमिस को पसंद करेंगे, उसे ही हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट किसे वोट देता है, किसे वोट देने का डिसाइड करता है, जिस कैंडिडेट की पॉलिसी वे पसंद करते हैं, कैंडिडेट उसे वोट देता है, उसे अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करता है, और यह एक्सपेक्टेशन करता है कि जीतने के बाद वह बहुत अच्छे अच्छे प्रोमिसेस किया था उसको पूरा करेगा। तो पूरा अगर पूरा किया, जैसे एग्जांपल बताएं 20 प्रोमिसेस किए हैं, तो 20 में से 20 नहीं पूरा किया, 10 ही कर दिया तो बहुत है। अगला इलेक्शन में फिर प्रॉमिस करेगा कि अच्छा जो बचा रह गया वह अगले बार फिर जितवाइए, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर हमको जितवाइए, फिर अगले जो पहले का बाकी है वह भी पूरा करेंगे, और अगले इलेक्शन में वह नया नया और प्रॉमिस करता है। समझ रहे हो। तीसरा, ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सा, इलेक्शन, चुनाव प्रचार के टाइम पीरियड की बात करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इलेक्शन कैंपेनिंग का जो टाइम पीरियड, उस समय में कैंडिडेट्स कनेक्ट द इलेक्टोरेट, पॉलिटिकल लीडर एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग। 2 बार लिखा गया भाई, ये जो है यहां से काट दिए, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, ये 2 बार हो गया, इसको काट दीजिए यहां पे। एंड पॉलिटिकल पार्टी मोबिलाइज दियर सपोर्टर। तो ये इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पीरियड में जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्ट दियर इलेक्ट्रोल, जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने इलेक्ट्रोल, यहाँ इलेक्ट्रोल का मतलब जो उनकी कंस्टिट्यूंसी है, जो चुनाव क्षेत्र है जहां उनको लड़ना है, वहां पे कांटेक्ट करते हैं, लोगों से घरों घरों जाकर के मिलते हैं, मीटिंग करते हैं। उस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े लीडर जो हैं, वह क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग, इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी जो है वह क्या करती है, मोबिलाइज, मोबिलाइज मतलब इकट्ठा करती है अपने सपोर्टर्स को इकट्ठा करती है, और उनको जो है प्रॉमिस करती है कि वो जो है उनको सपोर्ट करें, वोट करें। ठीक है, अब देखे होंगे कि जब इलेक्शन के टाइम पीरियड में चुनाव प्रचार होता है तो कैंडिडेट जो होते हैं और उनके सपोर्टर होते हैं, वह जगह जगह घरों घरों गलियों मोहल्लों में घूम करके अपना चुनाव प्रचार करते हैं। जो उस पार्टी के बड़े लीडर हैं, जैसे मान लीजिए कि बीजेपी का चुनाव है, मान लीजिए कि अभी बिहार में चुनाव हुआ था ना, बिहार में चुनाव हुआ तो बीजेपी के, तो कांग्रेस के, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो बड़े बड़े लीडर हैं वह अलग अलग जगहों पे जाकर के बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, बड़े बड़े जनसभा करते थे, लोग आते थे, बड़े बड़े लीडर जैसे प्रधानमंत्री गए, आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जाकर के बिहार में इलेक्शन कैंपेनिंग किए। अभी वेस्ट बंगाल में 2021 में वेस्ट बंगाल में है ना चुनाव है, तो वहाँ अमैया से जा कर के जो है चुनाव प्रचार जो है वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर जो है मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, इलेक्शन कैंपेनिंग है। इस टाइम पीरियड में ये लोग यही करते हैं जो लीडर या कैंडिडेट हैं। और क्या होता है इसमें, यह देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज आल्सो द पीरियड व्हेन प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पीरियड में जब चुनाव प्रचार होते हैं, तमाम नेता देश भर में जाकर के अपने चुनाव प्रचार करते हैं, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं। उस टाइम पीरियड में जो प्रिंट मीडिया है और टेलीविजन न्यूज है, प्रिंट मीडिया का मतलब जो अखबार हो गया या मैगजीन हो गया, वह टेलीविजन न्यूज, देखिए टेलीविजन न्यूज पे तमाम तरह के आज तक, तो एबीपी न्यूज, तो एनडीटीवी, इंडिया टीवी और जी न्यूज, तमाम चैनल जितने हैं न्यूज वाले, उस पर दिन रात जो है जब चुनाव प्रचार होता है, लीडर जो है जगह जगह देश भर में घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और टीवी पे क्या है उन्हीं से रिलेटेड जो है पूरा का पूरा न्यूज जो है फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी एंड डिबेट, है ना। पूरा न्यूज में क्या रहता है, पूरा न्यूज जो है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीविजन न्यूज हो, पूरा का पूरा भरा रहता है फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी, इलेक्शन रिलेटेड स्टोरी से भरा रहता है। और डिबेट, न्यूज चैनल पे आपने देखा होगा अलग अलग पार्टियों के 4 लोगों को बैठा देते हैं, आपस में डिबेट कराते हैं। लगता है कभी कभी सब चारों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के हैं, सब आपस में झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई भी कर लेंगे। लगता है कि नहीं, देखते होंगे न्यूज तो आपको समझ में आता होगा। तो
इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पीरियड जब होता है, चुनाव प्रचार होता है, बड़े बड़े लीडर जगह जगह जाकर के अपने प्रॉमिसेस करते हैं, अपने एजेंडा, अपनी पॉलिसी लोगों को बताते हैं। उस टाइम पीरियड में जो न्यूज़ चैनल्स हैं और प्रिंट मीडिया है वह अभी पूरी तरीके से भरा पड़ा रहता है। किससे भरा पड़ा रहता है? जो इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज हैं उनसे, या डिबेट से। डिबेट करते हैं ना, आप देखे होंगे, न्यूज़ चैनल उठा के देखिए तो उस टाइम पीरियड में, हाँ ना, खुशबू को पता है, बोल रही है यस सर, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रिपेयर देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो। हाँ, ये आइए, दे मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो चुनाव लड़ रही है, कि हर कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टियां और उनके कैंडिडेट होते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि वाराणसी कंस्टिट्यूंसी है, तो यहाँ से भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, मतलब ऐसे ढेर सारी पॉलिटिकल 15 पॉलिटिकल पार्टियां या चुनाव लड़ रही हैं, है ना। क्या करते हैं वे? दे प्रिपेयर, वे क्या प्रिपेयर करते हैं? दियर इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो, यह ध्यान देना, यह वर्ड, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है तैयार करती हैं। अब यह इलेक्शन मैनिफेस्टो होता क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टियां वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करती हैं। तो इलेक्शन मैनिफेस्टो है क्या? क्या है? डिफिनेशन देखो, ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का डेफिनेशन नोट कर लेना, क्या कि ए डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी, ए डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी बिफोर इलेक्शन कंटेनिंग द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द पार्टी। एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, ईच पॉलिटिकल पार्टी, ईच का मतलब सब, ईच पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं? एक डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने का मतलब प्रकाशित करते हैं, लोगों में बांटते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी। कब करते हैं? बिफोर इलेक्शन कंटेनिंग, चुनाव होने से पहले, इसी चुनाव प्रचार के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान ही, इलेक्शन के पहले ही। और उस डॉक्यूमेंट जो पब्लिश करते हैं उसमें उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम जो है, उस पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम जो होता है वह रिटेन होता है, लिखा रहता है। मानकर चलो एक डॉक्यूमेंट्स का मतलब एक पतली सी किताब के टाइप से, या 2 या 4 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कभी कभी उससे भी ज्यादा होता है, 10 पन्ने का भी हो सकता है, 4 पन्ने से अधिक भी हो सकता है, 10 पन्ने का भी हो सकता है। तो वह पब्लिश पूरा जो है किताब जो है, जैसे कोई किताब है यहाँ पे, आपको दिखा करके बताते हैं, ठीक है। जैसे किताब है, ठीक है, ये आप ही का है, फिजिक्स है, क्लास 9 का बुकलेट। तो जैसे यह है, तो अब यह क्या कहलाएगा पॉलिटिकल पार्टी का? यह इलेक्शन मैनिफेस्टो कहलाएगा। इसमें क्या होगा, इधर पूरा जैसे जिस पार्टी का उसका सिंबल, उसके बड़े बड़े लीडर का नाम वगैरह ऐसे रहेगा। और अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर क्या लिखेंगे? इसके अंदर अपना जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसी है, जो प्रॉमिस है, जो वह चुनाव में कह रहे हैं ना, ओरल कह रहे हैं ना, इसमें रिटेन रहता है। और जब चुनाव प्रचार के लिए इनके सपोर्टर, इनके जो कैंडिडेट हैं, वह जब लोगों के पास जाते हैं, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जब पहुंचते हैं, तो लोगों को बांटते हैं कि भाई हमारा ये देखो, ये प्रोग्राम है, हमें वोट दो, हम ये रिटर्न में है, ये हम पकड़ा देते हैं कि ये सब हम इतना इतना करेंगे, हमारे प्रोग्राम यह है, हम जीतेंगे तो यह काम करेंगे, यह सब करेंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए यह करेंगे, देश की सुरक्षा के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस दोनों के लिए, तमाम, मतलब ये, या देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, हम क्या करेंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे, गरीबी दूर करने के लिए क्या, मतलब तमाम चीजें ये इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरह से रिटेन होता है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? इलेक्शन मैनिफेस्टो। इन इलेक्शन कैंपेनिंग पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन इन ऑन सम बिग इशू। हाँ, यह देखो, इन इलेक्शन कैंपेनिंग, जब चुनाव प्रचार होता है ना, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन, ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का अटेंशन पे फोकस करती हैं। किस पे? सम बिग इशू। उस टाइम पीरियड में अगर कोई बड़ा इशू हुआ है तो पब्लिक का ध्यान उसी तरफ खींचती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर आज के डेट में देश में, अभी देखिए, अभी ये बिग इशू इस टाइम पीरियड में, आज के डेट में, पिछले हफ्ते भर में बड़ा इशू क्या है देश के अंदर इस समय? जो फार्मर मूवमेंट हो रहा है, किसान आंदोलन हो रहा है, एक बहुत बड़ा इशू है। और इसी टाइम पीरियड में पता चला कि अभी 1 महीने बाद अगर, या 2 महीने बाद अगर इलेक्शन होना रहे,
तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, एक किसानों का इशू जो है, उनकी जो डिमांड है, उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के लोगों का ध्यान खींचेंगी। अब इनके उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ठीक है, मुद्दा ये किसान का आंदोलन जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। वो अपने चुनाव प्रचार में इसे खूब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लोगों को ध्यान आकर्षित करेंगे इस चीज को लेकर के कि नहीं, हमें वोट दीजिए, हम किसानों की सभी मांगों को पूरा कर लेंगे, किसानों के लिए कर देंगे, वो कर देंगे, एमएसपी 4 गुना बढ़ा देंगे, तमाम तरह के प्रॉमिस करेंगे। मतलब लोगों को अब एक इशू हो गया, एक बड़ा इशू हो गया। इसी तरीके से अलग अलग समय में अलग अलग जो है बड़े इशू होते हैं, उनको ले करके जो है लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करते हैं। अलग अलग राज्यों में देखिए चुनाव होता है तो कहीं ना कोई इशू निकल आता है। 2014 के 2014 से पहले, है ना, जब मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार रही 2004 से 14 तक, तो 14 में इलेक्शन हुए तो सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई। तो उसके पहले क्या था, एक बहुत बड़ा इशू जो है बीजेपी के पास मिल गया था। वह इशू क्या था, ब्लैक मनी और करप्शन का एक बहुत बड़ा इशू था। उसको जो है अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में उन्होंने खूब चलाया कि बेरोजगारी है, गरीबी है, उसका रीजन क्या है कि काला धन वापस आएगा और जो है करप्शन है उसको दूर किया जाएगा। तो इस तरह के जो है एक बड़ा इशू लेकर के अपना चुनाव प्रचार जो है बीजेपी ने किया। ठीक है, इसी तरह से 2019 के इलेक्शन के समय में भी बड़े बड़े इशू रहे, या आगे चल करके और आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई बड़े इशू को लेकर के लोगों का ध्यान उसी तरफ आकर्षित करते हैं चुनाव प्रचार के समय में, है ना। आगे देखिए और क्या पॉइंट है, स्लोगन गिवन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। देखिए चुनाव में कुछ नारे दिए जाते हैं, है ना, नारे, स्लोगन। अब जैसे चुनाव की बात नहीं करें, नारे आपको याद होगा, स्लोगन बहुत बड़े बड़े महान महान लोगों ने दिया है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का स्लोगन है, जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब स्लोगन है आज़ादी के समय का ना। इनकलाब जिंदाबाद, तो चुनाव लड़ने के लिए इनकलाब जिंदाबाद थोड़ा ना भगत सिंह बोल रहे थे या वंदे मातरम गा रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी और उनके बड़े लीडर्स ने कुछ स्लोगन दिए, किस लिए, चुनाव जीतने के लिए। और इतने जबरदस्त थे, इतनी पॉपुलर हुए ये स्लोगन कि उस स्लोगन के बलबूते वो चुनाव जीत गए। आप याद करो 2014 के इलेक्शन के पहले बीजेपी ने अच्छे दिन आने वाले हैं, आप याद करो, याद है किसी स्टूडेंट्स को कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, यह बहुत बड़ा स्लोगन चला करके लोगों का ध्यान आकर्षित किया। और ये स्लोगन जो है इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों ने कहा कि नहीं बीजेपी को वोट दो, अच्छे दिन आएंगे। अभी आज़ादी के बाद अच्छे दिन नहीं आए थे, अब अच्छे दिन आएंगे। 2014 से 2020 6 साल बीत गया, पता नहीं अच्छा दिन कौन सा आएगा। और 2020 तो बहुत बुरा दिन आया, है ना, पूरा साल पूरा बहुत बुरा रहा कोरोना की वजह से। तो अब इस स्लोगन में क्या क्या स्लोगन रहा है, देखिए आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1971 का इलेक्शन जब हुआ तो 1971 के इलेक्शन से पहले भी इंदिरा गांधी जो है वह प्राइम मिनिस्टर थी, है ना। लाल बहादुर शास्त्री के डेथ होने के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और उसके बाद 71 में जब, क्योंकि हर 5 साल पे इलेक्शन होता है, तो 71 में इलेक्शन हुआ तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन, इंदिरा गांधी, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। मतलब अंग्रेजी में अगर कहें तो क्या कहेंगे, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया। किन्होंने, इंदिरा गांधी ने दिया। और ये गरीबी हटाओ का नारा उस समय इतना प्रचलित हुआ, इतना पॉपुलर हुआ कि लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ कि नहीं भाई, इंदिरा गांधी कह रही हैं कि हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे, अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया। अब देश में तो तमाम बहुत गरीब थे ना, सभी गरीबों ने वोट दिया इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी जीत गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गया, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई। आज तक गरीबी दूर नहीं हुई, बताओ, आज तक गरीबी दूर नहीं हुई। 25% पॉपुलेशन, डाटा है इंडियन गवर्नमेंट का ही डाटा बता रहा है कि टोटल पॉपुलेशन का 25% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रहता है। तो गरीबी तो आज तक नहीं दूर हुई। और हर इलेक्शन कैंपेनिंग जब होता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां गरीबी दूर करने का प्रयास करती हैं और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में गरीबी हटाएंगे, गरीबी दूर करेंगे का नारा देती रहती हैं। ठीक है, खैर ये गरीबी हटाओ का स्लोगन रहा। इसी तरह से जनता पार्टी की सरकार 1977 में सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दे करके चुनाव जीत गई थी सेंट्रल में। मतलब यहाँ की, मतलब लोकल चुनाव की बात नहीं करें, पूरे देश में सेंट्रल में गवर्नमेंट बना लिया जनता पार्टी की सरकार ने। सर गरीबी तो होती नहीं, अरे यार गरीबी नहीं होती है, हम लोग मुकेश अंबानी है क्या, उनके फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं क्यों खुशबू, कर ये गरीबी तो
सर गरीबी तो होती नहीं है। क्यों नहीं गरीबी होती है? आप नहीं है ठीक है, बट देश के अंदर जो है बहुत लोग गरीब हैं जिनको 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता है। समझ रहे हो ना? आज भी है, उस समय में भी थे। तो उन क्या गरीबी हटाओ का मतलब गरीबों को नहीं हटाना था, उनकी गरीबी को दूर करना था। ठीक है, उनकी गरीबी को दूर करना मतलब कि जो उनको 2 टाइम का भोजन तक नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना था कि कम से कम एक बेसिक नीड्स जो होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, वह लोगों को मिल सके। बेसिक नीड्स तो मिले। गरीबी दूर करने का पहला तो कोशिश यही होता है ना। जनता पार्टी की सरकार ने 1977 के इलेक्शन में सेफ डेमोक्रेसी का स्लोगन देकर के अपनी सरकार बनाई। जब 1975 में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया मतलब कि डेमोक्रेसी को हटा दिया। डेमोक्रेसी नहीं रही 22-23 महीने के लिए, जो है डेमोक्रेसी नहीं रही। तो उसके बाद फिर लेकिन इलेक्शन जो है 77 में इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं ठीक, अच्छा इलेक्शन होगा और नई सरकार चुनी जाएगी। तो इसमें जो है जनता पार्टी की सरकार, जनता पार्टी जो एक पार्टी थी, अब जनता पार्टी नहीं है, वह अलग अलग पार्टियों में टूट करके कई अलग अलग पार्टियां, उसी में से समाजवादी पार्टी, तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, उसी में से कुछ लीडर बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गए। मतलब जनता पार्टी नहीं रही, है ना। जनता पार्टी जो थी भी वह भी भाजपा में बाद में मिल गई, खत्म हो गया वह। लेकिन उस समय जनता पार्टी नाम की एक पार्टी थी जो कि कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी अपोजिशन में थी। तो सेफ डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र को बचाओ, तो लोकतंत्र को बचाने का नारा देकर के वह सरकार में आई थी। तो बड़े पॉपुलर जो है ये सब जो है बड़े पॉपुलर जो है स्लोगन रहे हैं। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन में देखिए लेफ्ट फ्रंट, है ना, बंगाल में 1977 के इलेक्शन, बंगाल असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो उसमें लेफ्ट फ्रंट, जो लेफ्ट फ्रंट पार्टियां बंगाल में है, उन्होंने स्लोगन दिया लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर। टिलर कौन होता है? जो खेती करता है। खेती कौन? जो दूसरे के खेतों में खेती कर रहा है, मतलब अपना खेत में नहीं, दूसरे खेतों में, जो लैंडलेस लेबर है, यहां पे ऐसे समझिए, है ना। तो लेफ्ट फ्रंट ने 77 के इलेक्शन में क्या स्लोगन दिया? स्लोगन दिया कि लैंड टू द टिलर, मतलब कि अगर लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती है, जीत जाती है, तो वह क्या करेगी? जो लैंडलेस लेबर है, जिसके खेत पे खेती कर रहा है, वह खेत उसका हो जाएगा। समझ रहे हो? जिसके खेत पे खेती कर रहा है वह उसका हो जाएगा। यह स्लोगन दे करके लेफ्ट फ्रंट की सरकार 77 में वेस्ट बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। क्या कर रहे हैं श्रेया पांडे? नहीं, एग्जाम्पल चाइना है क्या? गरीबी, यार गरीबी देखिए हर देश में है। अब चाइना वगैरह का नहीं, आप अपने इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं ना। अब गरीबी का कंपेयर जो है, पॉवर्टी का कंपेयर आप चाइना और अमेरिका जापान से करेंगे तब तो फिर गड़बड़ है ना। हम अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पॉवर्टी थी और है। और हर इलेक्शन में, एवरी इलेक्शन जो 5 ईयर में होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है गरीबी दूर करने के लिए अपने प्रोमिसेस करती हैं, लेकिन एक्चुअलिटी यह है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यहाँ से गरीबी जो है हट नहीं रही है और इतना आसान नहीं है। अब चाइना में अब वहाँ पे है कि नहीं है, या अमेरिका में है कि नहीं है, या कितने % है, और उसका नेचर क्या है, पॉवर्टी का नेचर वहाँ पे क्या है। पॉवर्टी का नेचर यहाँ पे इंडिया में क्या है कि उनको बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान वह भी नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका में होगा कि रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है लेकिन बाकी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। समझ रहे हो? तो जो पॉवर्टी का नेचर है वह अलग अलग कंट्री में अलग अलग है, उसका पैरामीटर अलग अलग है। हमारे देश में जो है उसके हिसाब से मैं यही बताया कि 25% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, मतलब कि मंथली इनकम उन फैमिलीज की क्या है, 1000 या उससे कम है, उससे अधिक नहीं है। अब महीने में जो 1000 की इनकम जिसकी हो रही है, एक महीने में 1000, अब वह उसमें से क्या रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था करेगा, कि बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था करेगा, कि मेडिकल फैसिलिटी जो बीमार होंगे बच्चे वह, या उनके बेटर न्यूट्रिशमेंट का व्यवस्था करेगा, उनको फल और दूध और सब्जियों की व्यवस्था करेगा, यदि वह 1000 रुपये मंथली उस फैमिली की इनकम है।
तो गरीब वह है कि नहीं है, आप लोग अपने फैमिली से कंपेयर करके देखेंगे कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी है, और जिस फैमिली की इनकम 1000 या लेस देन 1000 है उनकी कंडीशन क्या होगी। तो गरीब वह है, और ऐसे कितने लोग हैं, 25%, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के। इसके अलावा चौथा स्लोगन तेलुगु देशम पार्टी, यह साउथ में है ना। 1983 में आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, यह स्लोगन दिया गया। अब किसके द्वारा दिया गया, एनटी रामाराव के द्वारा। तेलुगु देशम पार्टी के यह लीडर थे एनटी रामाराव। उन्होंने 1983 के आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में क्या नारा दिया, क्या स्लोगन दिया कि प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु के सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो, मतलब तेलुगु भाषा को बचाओ, तेलुगु संस्कृति को बचाएंगे। अगर इन्होंने एनटी रामाराव ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या बताया होगा कि भाई अगर हमें वोट दो, हम अगर जीतते हैं तो तेलुगु भाषा, तेलुगु कल्चर जो है ना, यही वो कर रहा है ना, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगु भाषा, तेलुगु कल्चर को जो है हम प्रोटेक्ट करेंगे अदर कल्चर या अदर लैंग्वेज से जो भारत में बोले जाते हैं या अदर पार्ट में कल्चर पाए जाते हैं। तो स्लोगन दे करके, तमाम तरह के स्लोगन दे करके, जैसे 2014 के इलेक्शन में आप बीजेपी का लेटेस्ट देखिए कि अच्छे दिन आएंगे का स्लोगन दे करके चुनाव जीते। तो काफ़ी पॉपुलर स्लोगन हुए हैं। ये इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पीरियड में पॉलिटिकल पार्टियां और उनके कैंडिडेट करते हैं। और आइए देखिए कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इलेक्शन के दौरान, है ना, जब एक बार इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो जाता है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेट डिक्लेयर हो जाता है कि नहीं इस दिन नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, इस दिन उसकी जांच होगी, इस दिन जो है इलेक्शन होगा और रिजल्ट अनाउंसमेंट इस दिन होगा, तो एक डेट अनाउंसमेंट हो जाता है। तो जब डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाता है तो उस टाइम पीरियड से लेकर के, जिस दिन किया जाता है वहां से लेकर के जिस दिन तक रिजल्ट नहीं आ जाता है उस टाइम पीरियड तक, और ये लंबा टाइम पीरियड होता है, महीने 1.5 महीने तक का टाइम इसमें लगता है ना, पूरा इलेक्शन का करवाने का, नॉमिनेशन फॉर्म भरवाना, इलेक्शन कैंपेनिंग होना, वोटिंग होना, अलग अलग पार्ट में वोटिंग भी अब देखिए हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन का रिजल्ट क्लियर करना, तो एक लंबा प्रोसेस होता है, कई दिन लगते हैं, कई दिन का मतलब महीने 1.5 महीने लगते हैं। तो ये महीने 1.5 महीने टाइम पीरियड में जो कैंडिडेट है, जो पॉलिटिकल पार्टियां और जो कैंडिडेट है वह यह सब नहीं कर सकता है, समझ रहे हो, यह जो पॉइंट लिखा है 5 पॉइंट, यह नहीं कर सकता है। यही कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ है, ठीक है। और इसे फॉलो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। कोई मिनिस्टर, कोई पुलिस प्रशासन खुद से नहीं करता, या मतलब गवर्नमेंट के परमिशन से नहीं करता, तो पुलिस और प्रशासन या आर्मी के लोग या यही सब लोग करते हैं, लेकिन करवाता कौन है, फॉलो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। गवर्नमेंट का कोई रोल उस समय में नहीं होता है, आगे है भी बताते हैं। तो क्या नहीं करता, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो एक कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग नो पार्टी आर कैंडिडेट कैन, कोई पार्टी या कैंडिडेट नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, पहला चीज, ब्राइड आर थ्रेटन वोटर्स, ब्राइड आर थ्रेटन टू वोटर्स, घूस नहीं दे सकता है और धमकी नहीं दे सकता वोटर्स को, समझ रहे हो कि नहीं। कोई कैंडिडेट आए और धमकाया कि हमें वोट नहीं दिए तो बाद में देख लेंगे, धमकी नहीं दे सकता है। घूस नहीं दे सकता है कि नहीं हम तुमको 1000 रुपया या 500 रुपया दे रहे हैं, पूरे फैमिली के सबको 5500 रुपया दे रहे हैं और हमें वोट देना, तो घूस देना हो गया ना, यह नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। तो रिश्वत और नहीं दे, ब्राइड मतलब रिश्वत, आर थ्रेटन मतलब धमकी नहीं दे सकते हैं किसको, वोटर्स को। कौन नहीं दे सकता है, वह पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कैंडिडेट हो, वह नहीं दे सकते हैं। दूसरा अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, किसी भी कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को उसके कास्ट या रिलीजन के आधार पे वोट नहीं मांग सकता है ना, उसके कास्ट या रिलीजन के आधार पे वोट नहीं मांग सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं, कोई कैंडिडेट है अपने कंस्टिट्यूंसी में गया और कहा कि भाई हम हिंदू हैं तो सारे हिंदू हमें वोट दीजिए, एज ए रिलीजन, यहाँ वर्ड है रिलीजन। या कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो अपने कंस्टिट्यूंसी में घूम करके उस मुस्लिम है तो जितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं उनको, जितने वोटर्स हैं
मुस्लिम, उनको कहे कि भाई एज ए कैंडिडेट मैं मुस्लिम हूं तो जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो हमें वोट दें, या कास्ट के आधार पर कि भाई हम ब्राह्मण हैं तो जितने ब्राह्मण हैं हमें वोट दो। हम कोई कैंडिडेट कहे कि मैं यादव हूं तो जितने यादव हैं हमें वोट दो। तो कास्ट या रिलीजन के बिहाफ पर कोई कैंडिडेट वोटर से वोट देने की अपील नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गई होगी कि कास्ट, सेक्ट, रिलीजन के बिहाफ पर वोट देने की अपील कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। यह कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ है। तीसरा, और क्या नहीं कर सकते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका कैंडिडेट, और क्या नहीं कर सकता है कि यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में, अपने चुनाव प्रचार में गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, जो सरकार के संसाधन है, सरकारी है, सरकारी वाहन हो, सरकारी इमारत हो, सरकारी कर्मचारी हो, उनका यूज जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या नहीं कर सकते हैं? अपने इलेक्शन चुनाव प्रचार में कैंडिडेट खर्च करता है ना, पैसा खर्च करता है, आने जाने का, मोटर गाड़ी का भाड़ा, उनके सपोर्टर हैं उनको खिलाने पिलाने का, झंडा, पोस्टर, बैनर, टोपी, तमाम चीजें, तो उस पर पैसे खर्च करता है ना, खर्च करता है। लेकिन कितना कर सकता है? स्पेंड मोर देन 70 लाख इन ए कंस्टिट्यूंसी फॉर ए लोकसभा और 28 लाख इन कंस्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। मतलब लोकसभा का इलेक्शन है तो उसमें 70 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता है एक कैंडिडेट। अब तमाम कैंडिडेट 10 कैंडिडेट है तो 10 70 लाख रुपए से, एक 70 तो वह भी 70 करेगा, वह भी 70, वह भी 70, वह भी 70, मतलब एक कैंडिडेट जो है उसकी बात कर रहा हूं, वह 70 लाख से अधिक अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को पूरे खर्चे का हिसाब देना पड़ता है कि आपने कितना कितना कहां कहां खर्च कर दिया, पूरा हिसाब दीजिए। तो चुनाव होने के बाद जो है पूरा हिसाब बना करके कैंडिडेट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजता है। उसी तरह से असेंबली इलेक्शन जो राज्यों में होता है, वहां कैंडिडेट क्या करता है, वह 28 लाख से अपने विधानसभा के चुनाव में, या जो विधानसभा मतलब यहाँ पे क्या अंग्रेजी में कहेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 28 लाख से अधिक वह खर्च नहीं कर सकता है। वो भी हिसाब बना करके देगा पूरा कि कहाँ खर्च किया, पेट्रोल पे, गाड़ी मोटर पे, टोपी, पोस्टर, बैनर, या मीटिंग होने में, लोगों को खिलाने पिलाने में, चाय नाश्ता। अब उनके सपोर्टर हैं, 10 लोग दिन भर चल रहे हैं उनके साथ, तो उनको खिलाओगे पिलाओगे ना, तो उस समय कितना खर्च हुआ पूरा हिसाब बनाकर देना होता है। अच्छा, इसमें 70 और 28 लाख में कहीं कहीं अंतर भी है। कंस्टिट्यूंसी बड़ी है तो 70 लाख से अधिक 80 लाख तक भी हो सकता है, या कुछ छोटी कंस्टिट्यूंसी है तो कम भी किया गया। उस तरह से 28 लाख है, छोटी कंस्टिट्यूंसी है तो वहाँ पे उसको और कम किया गया। मतलब एक एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको, अलग अलग राज्यों में अकॉर्डिंग टू कंस्टिट्यूंसी यह अमाउंट कम या अधिक भी है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है लेकिन थोड़ा कम अधिक है, लेकिन एक एवरेज है 70 लाख और 28 लाख का। ठीक है, इसके अलावा और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए किसी भी वर्शिप प्लेस का यूज नहीं कर सकते हो कि नहीं मंदिर है, मंदिर पे जाके अपना पोस्टर चिपका दिए कि भाइयों और बहनों हमें वोट दो, है ना। कोई मस्जिद है वहां पे जाकर के पोस्टर बैनर लगा दिए, चिपका दिए, या मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी है वर्शिप प्लेस, जो पूजा के स्थान है, चाहे किसी भी रिलीजन के हो, वहां पे जाकर के आप पब्लिक मीटिंग करने लगे या फिर वहां पे जाके पोस्टर बैनर चिपकाने लगे, है ना, या वहां पे लाउड स्पीकर लगवा दिए, उसमें आपका चुनाव प्रचार जो है लाउड स्पीकर के द्वारा हो रहा है, ये सब नहीं कर सकते हो। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग यह नहीं कर सकते हैं। और यह कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लॉ ये कौन बनाया हुआ है, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वॉलंटियर हैं या उनके जो ऑफिसर्स हैं देश भर में अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में, वो इसको पूरा रेगुलेट करते हैं। पुलिस प्रशासन है देखती है, तुरंत अगर पकड़ लेती है तो तुरंत FIR वगैरह हो जाता है, या कभी कभी होता है कि छोटा मोटा जुर्म करते हैं तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। सर ये मनी कहाँ से आता है, ये मनी जो कैंडिडेट है वो अपने जेब से खर्च करता है, गवर्नमेंट थोड़ा ना पैसा देती है कि नहीं लो खर्च करो चुनाव प्रचार में। जो कैंडिडेट, इसीलिए मैं बताया अब 70 लाख खर्च करना है तो भैया हम तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, है ना,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी है ईमानदार है, एग्जांपल मैं तो चुनाव नहीं लड़ सकता ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास 70 लाख रुपया चुनाव में खर्च करने के लिए है नहीं। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि जीतेंगे कि हारेंगे। हार गए तो पता चला पानी में डूब गया, और जीत भी गए तो क्या करेंगे हम फिर? जो गवर्नमेंट से हमें डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलेगा तो उसमें से 70 लाख रुपया पहले हम हड़प लेंगे कि भाई हमने खर्चा किया है ना। सर पुअर, हाँ पुअर है तो आज वही तो है कि पुअर है, अगर आप गरीब हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हो, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए पैसा आपको खर्च करना ही पड़ता है। बिना खर्च किए नहीं आपको कोई जानेगा ही नहीं ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, प्रिंट मीडिया है। आपको लोग जब जानेंगे तब तो वोट देंगे। तो लोगों को जानने के लिए क्या? चुनाव प्रचार करना। तो चुनाव प्रचार करेंगे तो पैसा तो देंगे ना। गरीब है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहाँ आप देखो कोई गरीब चुनाव लड़ता है? पहले के समय में होता था लोग साइकिल से अपनी कंस्टिट्यूंसी में घूम करके साइकिल से जो है खाने पीने का थोड़ा सा सामान जो है अपना झोले वोले में रख लेते थे और साइकिल से पूरा अपने कंस्टिट्यूंसी में घूम घूम करके जो है अपना चुनाव प्रचार कर देते थे, 2-4 लोग मिल करके। और लोग जान जाते थे भाई बहुत मेहनत वाले हैं, बहुत ईमानदार हैं, इनको वोट देंगे। आज जो है अब नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आप नहीं कर सकते हो। तो जो गरीब है वह क्या है? जो गरीब है तो भाई वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता है ना, क्योंकि उसको अब लोगों को बताना होगा कि नहीं मैं हूं। तो मैं हूं तो कैसे बताओगे? पैसा खर्च करोगे तो बताओगे कि मैं हूं, मैं भी लड़ रहा हूं। तो उसके बाद जब पैसा रहेगा तो बताएगा कि मैं हूं का मतलब कैसे? इंटरनेट के माध्यम, टेलीविजन के द्वारा घूम घूम करके या न्यूज़पेपर में ऐड दे करके। न्यूज़पेपर में ऐड दिए, पता चला कि एक फुल पेज न्यूज़पेपर में ऐड दिए 4 लाख रुपया एक दिन का। तो और उसके अलावा तो तमाम, मतलब अगर आप 70 लाख नहीं भी खर्च करेंगे तो भी कुछ तो खर्च करेंगे। 15 लाख 20 लाख तो खर्च करेंगे। तो 15-20 लाख तो जनरली आमतौर पे ऐसे खर्च हो ही जाएंगे इलेक्शन कैंपेनिंग में, है ना। तो ये सब चीजें जो है कैंडिडेट नहीं कर सकता है। इसके अलावा और क्या है? यूज गवर्नमेंट व्हीकल। जो कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी है वह गवर्नमेंट के व्हीकल, एयरक्राफ्ट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इलेक्शन में, अपने इलेक्शन कंपनी में यूज नहीं कर सकते, मतलब चुनाव प्रचार में नहीं यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के व्हीकल, मोटर गाड़ी जो सरकारी है, ये नहीं कि अपने चुनाव प्रचार में उसको लगा दिए। एयरक्राफ्ट उसका नहीं यूज कर सकते हैं, अगर करते हैं तो उसका खर्चा देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और सरकारी ऑफिसर्स जो हैं, है ना, इलेक्शन मतलब अपने चुनाव प्रचार में उनकी ड्यूटी आप नहीं लगा सकते। उनकी तो ड्यूटी लगती है, लेकिन क्या भीड़ अगर है तो उसको मैनेज करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं तो उनको डिफेंस करने के लिए, है ना, तब तो ड्यूटी लगती है उनको, पब्लिक के सेफ्टी के लिए तब तो ड्यूटी लगती है। लेकिन एक नहीं, उनका चुनाव प्रचार करे वह गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो वह नहीं कर सकते हैं। वह कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट एंड लॉ है, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है वह किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है कि वो अपने चुनाव प्रचार में लगा है, यह पूरे देश का है। यह गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट है वह पूरे देश का है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, आईएएस अधिकारी हैं, है ना, इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं, वह क्या वो पॉलिटिकल पार्टी को सर्विस देने के लिए है? नहीं, वह देश की सेवा के लिए है, किसी एक कैंडिडेट या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। बात समझ में आई? सत्य प्रकाश यादव। और क्या? 7 नंबर, वंस इलेक्शन आर अनाउंसमेंट। एक बार इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाता है, मतलब इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया डेट का, इलेक्शन की ऐसे 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 होगा। जो भी 1-1.5 महीने का प्रोसेस है वो पूरा इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट कर देती है। तो जो मिनिस्टर है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में है, वे नहीं कर सकते हैं। शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। वह किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर सकते हैं। यहां पे है कि मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। फाउंडेशन स्टोन का मतलब यहां पे यह हुआ पत्थर, फाउंडेशन स्टोन का मतलब पत्थर रखना, मतलब उसका शुभारंभ करना। तो कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं कर सकते। नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट अनाउंसमेंट आज कर दिया और 4 दिन या 10 दिन बाद आप कहिए कि नहीं यहां से लेकर के दिल्ली तक हम सड़क बनवाएंगे, नहीं कर सकते हो। पहले 5 साल काहे नहीं किए? अभी करने का मतलब कि आप वोटर्स को लुभा रहे हैं कि हम मेट्रो चलवा देंगे बनारस में, है ना। तो मेट्रो 5 साल से काहे नहीं चलवाए? अभी का चलवाने का मतलब आप लोगों को लालच दे रहे हो। इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट हो गया तब आप जो है प्रॉमिस कर रहे हो या नए प्रोजेक्ट कर रहे हो कि नहीं पूरे बनारस की गलियों को एकदम चमका देंगे, अभी करने जा रहे हो। तो अभी करने का मतलब आप वोटर्स को क्या है, लालच दे रहे हो अपने फेवर में करने के लिए।
तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, करना था तो पहले करना चाहिए था। इसके अलावा टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन ऑफ मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटीज के लिए कह करके कि नहीं पब्लिक के सुविधा के लिए है, तो कोई बड़ी पॉलिसी या कोई बड़ा डिसीजन का प्रॉमिस आप जो है इलेक्शन अनाउंसमेंट, इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट होने के बाद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि यह सीधे सीधे या इंडिकेट करता है कि भाई आप जो है वोटर्स को जो है अपने फेवर में करने के लिए उनको लालच दे रहे हैं। जबकि वो मैं पहले पॉइंट में ही बताया था ना कि यह घूस नहीं दे सकते हैं, रिश्वत नहीं दे सकते हैं ना, यह कि ब्राइड आर 310 ब्राइड या 310 ब्राइड, तो ये ब्राइड वाला सिस्टम हो गया ना कि आप घूस दे रहे हो भाई। ठीक है, तो ये सब नहीं कर सकते हैं। 7 पॉइंट भी आपका हुआ। इसके अलावा और क्या है? पोलिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या? पोलिंग। इसमें क्या है आपका कि ऑन द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट द पोल देयर वोट इज कॉल्ड एन इलेक्शन डे। इलेक्शन डे किसे कहेंगे? पोलिंग का मतलब यहां पे हुआ जिस दिन आप वोट देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। इन डेट का अनाउंसमेंट होगा कि भाई आज मान लीजिए कि 12 दिसंबर, मान लीजिए कि 12 दिसंबर को इस बनारस कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन होगा, तो यह 12 दिसंबर क्या है कि ये पोलिंग का दिन है, पोलिंग का दिन है। या कौन सा डे है? इलेक्शन डे है। तो इस दिन वोटर्स क्या करता है? पोल करता है। क्या? अपना वोट पोल करता है, मतलब वोट डालता है। अब तो किससे हो रहा है वोटिंग? किससे हो रही है? आप जानते हैं ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रही है। तो जा करके बटन दबाए तो जल गया, आपका वोट हो गया। इसके अलावा ए बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ पेपर। पहले बैलेट पेपर से होता था ना, इसमें क्या होता था? बैलेट पेपर से होता था। अब जो है वह किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के द्वारा हो रहा है। पहले किससे होता था? बैलेट पेपर से होता था। बैलेट पेपर की जगह अब क्या आ गया? ईवीएम। बैलेट पेपर क्या होता है? एक कागज होता था इतना बड़ा, इससे, है ना, जैसे A4 साइज का पेपर देख रहे हैं ना, उससे भी और बड़ा होता था। तो उसमें क्या होता था कि उसमें कैंडिडेट का, हाँ सर, इलेक्शन डे में हॉलीडे क्यों होता है? क्योंकि सभी लोग जो है वह पहले जाकर के वोट दें। भाई मैं पढ़ाने आपको चला आऊंगा तो वोट देने कब जाऊंगा? लोग अपने ऑफिस चले जाएंगे, लोग अपने दुकान खोलने चले जाएंगे, मार्केट बिजनेस करने चले जाएंगे, तो वोट देने कौन जाएगा? तो छुट्टी, पूरा क्लोज, बंद। सभी लोग क्या करेंगे? देश डेमोक्रेसी को इलेक्ट करेंगे। न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए लोग अपने नए गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे जो देश को रेगुलेट करेगा अगले 5 साल। उसको चुनने के लिए एक दिन हॉलीडे होता है कि अपना कैंडिडेट चुनिए, सारा काम धाम छोड़ करके, तो इसलिए हॉलीडे होता है। तो बैलेट पेपर जैसे होता था तो उसमें कैंडिडेट का नाम, उसके आगे उसका जो है इलेक्शन सिंबल बना होता है। जैसे कैंडिडेट का नाम हो गया, उसके आगे कमल का फूल, दूसरे कैंडिडेट का नाम, उसके आगे हाथ का पंजा, तीसरा कैंडिडेट उसके नाम के आगे जो है हाथी बना हुआ। तो इस तरह से सारे कैंडिडेट को लिखे होते थे। और उस पर जो वोटर्स होते थे जो पोल करने जाते थे पहले के समय में, तो उस पर जो है जिसको करना होता था उस पर स्टंप लगाते थे, उस मुहर लगाते थे। कहाँ पे? जो इलेक्शन सिंबल होता था तो उस पर मुहर लगाते थे। फिर एक ही पे, सब पे थोड़ा ना, एक पे जिसको उसको देना है, कांग्रेस को देना है, भाजपा, सपा, जिसको देना है उसके मुहर लगाए, और उसको फिर फोल्ड करके एक बॉक्स होता था उसी में डाल देते थे। तो यह बैलेट बॉक्स कहलाता था, उसी में डाल देते थे। बाद में उसको निकाल करके फिर गिनती की जाती थी। अब उसके तो ये बड़ा मतलब मेहनत का काम और बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, गिनती करने में महीना भर लग जाता था ना। अब तो एक ही दिन में रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। सवेरे पूरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पूरा एक साथ किए, निकला रिजल्ट, निकला, शाम होते होते पूरा देश भर का पूरा निकल गया। हर 543 कंस्टिट्यूंसी है, सबका रिजल्ट अनाउंसमेंट एक ही दिन में हो जाता है ना। और क्या इसमें आपको मिलेगा? काउंटिंग ऑफ वोट्स ऑन द पोलिंग इज ओवर। पोलिंग हो जाता है, ईवीएम सील कर दिया जाता है और उसे सिक्योर प्लेस पे रख दिया जाता है। और 2 या 3 दिन के बाद उसे एक फिक्स डेट होता है, जो कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है आज, ठीक है, कि ईवीएम को ओपन किया जाता है एक फिक्स डेट पे, जो डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ, और उस दिन जो है सभी कैंडिडेट जितना वोट पाए रहते हैं उसकी काउंटिंग की जाती है विद इन ए फ्यू आवर। अभी ईवीएम के द्वारा हो रहा है तो कुछ ही घंटे की काउंटिंग के बाद रिजल्ट का डिक्लेयर कर दिया जाता है। और रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो है, जैसे मैं बताऊं कि सुबह से काउंटिंग शुरू होती है तो शाम होते होते डिक्लेयर हो जाता है। तो डिक्लेयर हो जाता है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं। तो जैसे 543 मैं बताया ना लोकसभा के इलेक्शन में, तो किसने कितनी जीती है?
पता चल जाता है, उसके आधार पे अगली गवर्नमेंट जो है वह डिसाइड हो जाती है कि अगली गवर्नमेंट किस पॉलिटिकल पार्टी की बनेगी। इसके अलावा व्हाट मेक इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेसी, भारत में क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसे इलेक्शन, कैसे इलेक्शन जो होता है वह क्या है कि वो डेमोक्रेसी बनाता है ना, इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाता है। पहला पॉइंट, इन अवर कंट्री इलेक्शन आर कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, भारत में जो इलेक्शन होता है वह कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन कराता है। यह क्या कर रहा है, कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल, इंडिपेंडेंट है और बहुत पावरफुल है यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। किस वे में इंडिपेंडेंट है, यह उसी तरह से इंडिपेंडेंट है जैसे कि हमारी जुडिशरी है ना, सुप्रीम कोर्ट, यसी मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, मैं बताया कि लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जिस तरह से जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वे में काम करती है, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन भी पावरफुल है और इंडिपेंडेंट वे में काम करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे CEC कहते हैं, अपॉइंटेड बाय द, वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो इलेक्शन कमीशन है इसका चीफ कोई होता होगा ना, उसे यही कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ही इंडिया में इलेक्शन को कंडक्ट कराता है और इसका हेड जो होता है वह क्या कहलाता है, CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाता है। इसे अपॉइंट कौन करता है, CEC को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, वह भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कराता है, ठीक है। लेकिन लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, बट वंस ए पॉइंट, लेकिन जब यह एक बार कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बार जब अपॉइंट हो जाता है, ही इज नॉट आंसरेबल, वह उत्तरदायी, जवाबदेह नहीं होता है, किसके, ना तो प्रेसिडेंट को और ना तो गवर्नमेंट के प्रति जवाबदेह नहीं होता है कि गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो एक पॉइंट हो गया, अब इससे क्या करना है, इसका क्या काम है, यह इंडिपेंडेंट वे में काम करेगा। इसके काम काज में प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, वह कोई रोका टाकी नहीं कर सकता कि नहीं रोक दे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करो, नहीं। कब इलेक्शन कराना है कौन डिसाइड करेगा, अब यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कराएगा। प्रेसिडेंट एक बार इसको अपॉइंट कर दिया, जिम्मेदारी खत्म प्रेसिडेंट की, गवर्नमेंट उससे सवाल जवाब नहीं कर सकता है, ये अपना काम इंडिपेंडेंट वे में करता रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और इसके अलावा पावर, इलेक्शन कमीशन के पावर क्या है, इलेक्शन कमीशन के पावर, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बताया ना कि वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट है यह जो एजेंसी है भारत सरकार की, इलेक्शन कमीशन, यह वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट सेम एज जुडिशरी, पावरफुल भी है। तो क्या क्या पावर है देखिए इनके पास। पहला पॉइंट, इट टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन राइट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। इनके पास पूरा पावर होता है डिसीजन लेने का कि कंडक्ट और कंट्रोल कराने का, इलेक्शन को कंडक्ट और कंट्रोल कराने का राइट इनके पास है। कब कराना है, कब अनाउंसमेंट, इलेक्शन का डेट अनाउंसमेंट से लेकर के डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक का पूरा पावर इनके पास है। दूसरे में, इट इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट, बताया पहले जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसे इंप्लीमेंट कौन बनाता भी यही है और कंडक्ट भी यही कराता है, कौन, इलेक्शन कमीशन। कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है ना अभी, बताया, तो बनाता भी वही है और इसे इंप्लीमेंट भी करता है, और जो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं पनिश भी करता है, चाहे वह कैंडिडेट क्यों हो या फिर पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो। अगर कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाया गया है उसे इंप्लीमेंट या इलेक्शन कमीशन करा रहा है, लेकिन यदि कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी उसे फॉलो नहीं करती है, वायलेट्स करती है उस कोड ऑफ कंडक्ट का, तो पनिश करने का काम भी कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगी उस टाइम पीरियड में, है ना। तीसरा, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड के टाइम पीरियड में द इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा इतना पावरफुल है कि इलेक्शन हमेशा नहीं, इलेक्शन पीरियड के टाइम में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता, किसको, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है, इतना पावरफुल हो जाता है उस टाइम पीरियड में, गवर्नमेंट उसके आगे छोटी हो जाती है,
इलेक्शन कमीशन बड़ा हो जाता है तो वह इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है क्या करने के लिए, ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन, कि कुछ गाइडलाइन की इसको फॉलो करना है गवर्नमेंट को, या ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कि कुछ लोगों का ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनका ट्रांसफर करो। जैसे फॉर एग्जांपल वाराणसी का डीएम है, ठीक है, या एसपी है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, तो जब इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, इस टाइम पीरियड में, तो गवर्नमेंट जो है उसको रिस्ट्रिकेट नहीं कर सकती है, या उसका ट्रांसफर नहीं कर सकती है, या इसको वहां भेज करके दूसरे को यहां पे बुला ले नहीं कर सकती है। लेकिन कौन कर सकता है उस टाइम पीरियड में, इलेक्शन कमीशन कर सकती है। अगर उसको लगता है कि यहाँ का डीएम प्रॉपर वे में यहाँ पे इलेक्शन नहीं करा सकता तो वह गवर्नमेंट कहेगी इसको हटा करके दूसरे को ले आओ, जिसको कहेगी उसको फिर ले आना पड़ेगा। तो इस टाइम पीरियड में फिर गवर्नमेंट अपने से कोई डिसीजन नहीं लेती है, जो भी डिसीजन लेना होता है वह कौन लेता है, वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेती है। तो यह पावर है इनका इलेक्शन टाइम पीरियड में। इसके अलावा व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन ड्यूटी जब होती है तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर है तो गवर्नमेंट के तो रूल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं हमेशा। लेकिन इलेक्शन ड्यूटी में जिसकी ड्यूटी भी लगाई जाती है, चाहे वह पुलिस हो, पीएससी हो, आर्मी के ही लोग क्यों ना हो, या जो पोलिंग कराने के लिए मतलब वोटिंग कराने के लिए लोग जाते हैं, तो इलेक्शन ड्यूटी टाइम पीरियड में वह गवर्नमेंट कोई ऑर्डर उनको नहीं दे सकती है, न तो उस गवर्नमेंट के ऑर्डर को वह फॉलो करेंगे, बल्कि ऑर्डर कौन देगा और किसके ऑर्डर को फॉलो करेंगे या ऑफिसर्स, वह किसके, इलेक्शन कमीशन के, नॉट द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऑर्डर ये कौन फॉलो नहीं करेंगे, उनको ऑर्डर भी दे सकती है काम करने का, उनको कंट्रोल भी कर सकती है। तो कौन कर सकता है इलेक्शन पीरियड टाइम में, वह इलेक्शन कमीशन कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, व्हेन इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन द पोलिंग वाज नॉट फेयर। अब किसी कंस्टिट्यूंसी, मान लो इस कंस्टिट्यूंसी में कई सारे बूथ हैं, यह बूथ, यह बूथ, यह बूथ, यह ढेर सारे ना, यहां पे भी इलेक्शन हो रहा है, यहां पे, 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 ढेर सारे होते हैं। ये तो एक कंस्टिट्यूंसी छोटा सा बना के इतना आपको बताया। तो अगर जो कराने के लिए किसी बूथ पे, मान लीजिए इस बूथ पर यह इलेक्शन ऑफिसर गया है यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए, लेकिन इसकी ओपिनियन में लगता है कि पोलिंग वाज नॉट फेयर, है ना, कि पोलिंग अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पर, तो क्या करेगा, पोलिंग नॉट फेयर इन सम बूथ आर इवन एन इंटायर कंस्टिट्यूंसी, या उसे लगता है कि यहीं पे नहीं, बल्कि पूरे कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन वाज नॉट फेयर, है ना, मतलब इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर वे में नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ बेईमानी या घपलाबाजी हुआ है। अगर उसको ऐसा लगता है, चाहे वह किसी एक या दो तीन कंस्टिट्यूंसी में पोलिंग बूथ पे लगे, या पूरी की पूरी कंस्टिट्यूंसी में ही लगे कि नहीं, पूरा का पूरा कंस्टिट्यूंसी में जितने बूथ थे सब जगह जो है बेईमानी हुआ है, कुछ ना कुछ फर्जीगिरी हुई है, सही तरीके से नहीं हो पाया। अगर उस ऑफिसर को लगता है, कौन से ऑफिसर को, जो इलेक्शन ऑफिशियल है यहाँ का, उस कंस्टिट्यूंसी का, अगर उसको ऐसा लगता है दे ऑर्डर टू रीपोल, तो वह क्या कर सकता है, कहेगा कि यहाँ पे रीपोल, फिर से वोटिंग होगी गलत तरीके से। मान लो कि इस कंस्टिट्यूंसी में गलत तरीके से हुई, तो जाने उसके ओपिनियन में लग रहा है गलत तरीके से हुई, तो कैंसिल कर देगा, नहीं 4 दिन बाद फिर से यहाँ पे फिर से इलेक्शन होगा, वह कर सकता है। या उसको लगता है कि नहीं, पूरे कंस्टिट्यूंसी में ही गड़बड़ी हुई है, प्रॉपर वे में सही तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो पूरे कंस्टिट्यूंसी का जो है वह पोलिंग क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और उसके जगह पे फिर एक डेट अनाउंसमेंट करेगा। वह डेट 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद का हो सकता है कि फिर से यहां रीपोल होगा, मतलब फिर से वोटिंग होगी। तो ये पावर किसका है, इलेक्शन कमीशन का है। बात समझ में आई? क्या पूछ रहे थे, इलेक्शन कमीशन कैसे बनते? देखिए, जो सीनियर IAS अधिकारी होते हैं ज़्यादातर वही जो है प्रमोशन करके जो है प्रमोट हो करके वह आगे जाते हैं, ज़्यादा सीनियर होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, प्रेसिडेंट उनको बना देता है, इलेक्शन कमिश्नर बना देता है। सर इलेक्शन कमिश्नर एज ए डायरेक्ट काम करने लगा, फिर मतलब नहीं समझे खुशबू, कुछ भी ऑर्डर दे गवर्नमेंट को तो भी सब गवर्नमेंट उसे फॉलो करेगी। हाँ, जो भी का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब
कि कुछ भी का मतलब कि नहीं इलेक्शन कमीशन का दे कि नहीं गवर्नमेंट को ऑर्डर दे कि नहीं जितने दिन इलेक्शन होगा आप लोग कोई काम नहीं करेंगे, घर में खाना बनाएंगे, ऐसा ऑर्डर थोड़ा ना देगा। जो इलेक्शन कंपेनिंग और इलेक्शन ड्यूटी से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड, सीधे से मानो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी इलेक्शन कमिश्नर को लगेगा कि यह होना चाहिए ताकि इंडिया में फ्री एंड फेयर और डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन हो, उसको जो भी ओपिनियन लगता है ऐसा, वह गवर्नमेंट को ऑर्डर देगी और गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं होता है ना। कुछ भी का मतलब वही एग्जांपल बताएं, कुछ भी ऑर्डर का मतलब कह दे कि नहीं अब गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर हैं, ऑफिसर हैं, ये हैं वो हैं, अब कोई काम नहीं करेगा, सब जाके घर में रोटी बनाएंगे, तो ऐसा ऑर्डर थोड़ा ना कोई देगा, है ना। खुशबू, क्वेश्चन थोड़ा, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन चलिए तो ये चैप्टर हमें लग रहा है द एंड होता है। ठीक है, अब कुछ है नहीं, सब व्हाइट व्हाइट हो गया, खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।